बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ शिक्षा दर्शन जीके जीएस चैनल में। आज हम लोग वर्ल्ड मैप में एशिया को समझेंगे और एशिया के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और सीखेंगे। खास करके जो गांव वाले बच्चे हैं उनको भौगोलिक स्थिति बिल्कुल बेसिक स्थिति पता नहीं होता है, तो हमारा मकसद यह है कि पहले कौन कौन सा महासागर है, उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, कौन कौन से देश हैं, महादेश हैं, उसको पहचानना सीखिए। फिर आ जाएंगे एशिया में और एक एक कंट्री को पकड़ेंगे, फिर उस पर चलेंगे। चलिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह सामने दिख रहा है वर्ल्ड मैप, और ये वर्ल्ड मैप हम जानते हैं कि इसमें 71% भाग 71% पर पूरा जल है, पूरा नीला नीला दिखाई दे रहा है। ये 71% भाग पर पूरा जल है और 29% भाग पर स्थल है। जो स्थल है, स्थल में देखते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये देखते हैं 7 महादेश। तो आज जैसा कि टारगेट है कि एशिया महादेश में चलेंगे, तो एशिया महादेश को हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है। तो नंबर 1 पर आप ले सकते हैं, नंबर 1 स्थिति ये एशिया की है, ठीक है। जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर एशिया आ जाता है। दूसरा स्थान देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये आपका दूसरे स्थान पर ये अफ्रीका आ जाता है। भूमध्य सागर के नीचे है, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान अफ्रीका का है। तीसरा देखेंगे तो तीसरा स्थान आ जाता है उत्तरी अमेरिका का। चौथा देखेंगे ये दक्षिणी अमेरिका का चौथा स्थान आ जाता है। 5वें नंबर पर देखिएगा तो नीचे में है अंटार्कटिका, नीचे में। और अंटार्कटिका में देखेंगे केवल और केवल बर्फ है। एक पक्षी पाया जाता है, पेंगुइन पक्षी। तो अंटार्कटिका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर। 6ठा स्थान पर ये पूरा क्षेत्र जो है यूरोपीय क्षेत्र, ये यूरोप आ जाता है 6ठे स्थान पर। और 7वें स्थान पर लेंगे तो सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग देख लिए कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया पहले नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया सबसे पीछे है। अब यहाँ पर देखेंगे, हम लोग देखते हैं ये महासागर, ये जो जल भाग 71% है, इसमें से प्रशांत महासागर को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में देखिए ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक है। इधर देखिए ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र। ग्लोब चूंकि पूरा गोल होता है, तो जो ये भाग है और ये विशाल फैलाव लिए हुए है, तो पूर्व और पश्चिम में वर्ल्ड मैप में हम देख सकते हैं ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अब बीच में देखेंगे जहां पर यूरोप और अफ्रीका है और पश्चिम हिस्से में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इस बीच से अंग्रेजी के एस आकृति, एस शेप में जो महासागर है उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर, तो ये प्रशांत हो गया, ये बीच वाला एस शेप में अटलांटिक महासागर। और ऊपरी हिस्से में, पूरा ऊपरी हिस्से में आर्कटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान के नीचे में ले लीजिए, यहां देख रहे हैं हिंद महासागर, ये क्षेत्र हिंद महासागर का हो गया। तो दोनों किनारे ये प्रशांत महासागर, ठीक है। भौगोलिक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कौन सा महासागर है। बीच में एस शेप में अटलांटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर, हिंदुस्तान के नीचे में इस क्षेत्र में इस हिस्से में हिंद महासागर, ठीक है। और सबसे नीचे में जो लेंगे ये दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर। तो ऐसे 5 महासागर देखते हैं, महादेश हो गए 7, ठीक है। 5 महासागर हैं। वैसे कई पुस्तक में 4 महासागर को ही दिखाया गया है। चूंकि क्या है कि दक्षिण वाले को कुछ पुस्तक नहीं दिखाया है,
क्योंकि जो ये अटलांटिक महासागर है जहाँ स्पर्श करता है तो इसको इसी में ले लिया जाता है, अटलांटिक महासागर में ही। जहाँ हिंद महासागर के नीचे हिंद महासागर का भाग और प्रशांत महासागर के नीचे प्रशांत महासागर को ले लिया जाता है, और कहीं कहीं इसको भी दर्शाया गया है। तो अगर देखेंगे तो 5 महासागर, अटलांटिक महासागर, एसएफ में प्रशांत महासागर, ऊपर में आर्कटिक, नीचे दक्षिणी महासागर और यहाँ हिंद महासागर। ठीक है, अब एक चीज और समझना जरूरी है, हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं लिखा मिलता है, जैसे भारत के दक्षिणी बिंदु में देखते हैं तो प्रायद्वीप लिखा मिलता है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? अंतरिप किसको बोलते हैं? तो वैसा बड़ा क्षेत्र, जैसे भारत को देख लीजिए, वैसा बड़ा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, 1, 2 और नीचे जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और वैसा छोटा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, अगर इसी में छोटा सा बिंदु ले लेंगे, 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तो उसको अंतरिप बोलते हैं। अंतरिप छोटा, प्रायद्वीप बड़ा होता है। तो ये सबसे पहले एशिया के बारे में अध्ययन करने से पहले हमको देखना था। हाँ, एक और चीज, महादेश को कहीं कहीं महाद्वीप लिखता है, तो महाद्वीप क्या है और महादेश क्या है? हम समुद्र के बीच में देखते हैं जो स्थलीय खंड, उसको देखते हैं, उसको टापू बोलते हैं। समुद्र के बीच का टापू थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको द्वीप बोलेंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसको महाद्वीप कहेंगे। ये समुद्र के बीच में बड़ा बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इसको महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप कहिए या महादेश कहिए। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं एशिया महादेश में, और एशिया महादेश में बारी बारी से एक एक कंट्री के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे भौगोलिक। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये एशिया का मैप है। तो जैसा कि देख चुके हैं ग्लोब पर कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले नंबर पर आता है एशिया। और एशिया का देखेंगे एक एक कंट्री, भौगोलिक स्थिति भी देखेंगे और किस चीज़ के लिए फेमस है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी लेंगे तो एशिया और यूरोप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड मैप से। तो चलिए इसको देखते हैं। एशिया में देखिए, एशिया का अध्ययन कैसे करेंगे। इसको अगर 4 भागों में बांट लें, एशिया को अगर 4 भागों में बांट लेंगे, एक उत्तर का हिस्सा और एक दक्षिण का हिस्सा, ठीक है। तो एशिया के जो दक्षिणी हिस्से में है, दक्षिणी हिस्से में 8 कंट्री देखेंगे। एशिया के दक्षिणी हिस्से में 8 कंट्री आता है, और वो 8 कंट्री एकजुट होकर एक संगठन बनाने का काम किया। एक संगठन बना है जिसको बोलते हैं दक्षेस, ठीक है। तो इस दक्षेस में, जिसको बोलते हैं सार्क सदस्य देश, तो इस दक्षेस में 8 सदस्य देश आते हैं। हम लेंगे, आप देख सकते हैं ये भारत का भौगोलिक मैप है, ठीक है। और भारत के नीचे आप देखेंगे यहाँ एक छोटा सा कंट्री है श्रीलंका, और पश्चिमी हिस्से में यहाँ पर है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका 2 कंट्री जो सार्क सदस्य देश में है। तो दक्षिण एशिया में जितने देश पड़ जाते हैं वो हैं 8, और वो एक साथ एक संगठन बनाए हैं जिसको बोलते हैं सार्क। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, फिर भारत। तो ये पहला हो गया मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा पाकिस्तान, 5वां अफगानिस्तान, 6ठा नेपाल, 7वां भूटान, 8वां बांग्लादेश। तो बहुत आसान है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, नीचे चले आइए बांग्लादेश। तो ये 8 मिलकर एक संगठन बनाए, ठीक है। तो बारी बारी से इसी पहले दक्षेस का, एशिया में पहले दक्षेस का अध्ययन करेंगे, इस 8 कंट्री का। 8 कंट्री में आप देखेंगे समुद्र से नीचे सीमा बना रही है ये छोटा सा कंट्री मालदीव। मालदीव में देखेंगे यहाँ 1192 टापू है, और मालदीव की राजधानी है माले। और ये एक पर्यटन स्थल कह सकते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। मालदीव चूंकि समुद्र के बीच में, और यहाँ पर आप जाएंगे मालदीव में, समुद्र के बीच में जो
स्थल खंड है उस पर बहुत बड़ा बड़ा और विशाल विशाल होटल बना हुआ है। लोग शौक से घूमने के लिए जाते हैं और खास करके पेयर जोड़े में जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो मालदीव की राजधानी माले याद रखना है। ये पर्यटन, मुख्य रूप से पर्यटन के लिए जाना जाता है। और ये जो मालदीव बना हुआ है ये प्रवाल निर्मित है, मूंगे के द्वारा। तो समुद्री जीव होता है, छोटा छोटा जीव होता है, लाखों करोड़ों सब मिलकर, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसके सड़ने गलने टूटने से एकदम ठोस रूप धारण कर लेता है और एक पत्थर के समान बन जाता है। तो यही प्रवाल निर्मित है, जो मालदीव है वो प्रवाल निर्मित एक द्वीप है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लिए, पर्यटन स्थल है। उसके बाद चलिए आपको लिए चलते हैं श्रीलंका। भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो भारत से नीचे है श्रीलंका। तो श्रीलंका का चलिए पूरा इतिहास हम आपको डिटेल से बताते हैं श्रीलंका। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये श्रीलंका का मैप है, ये बोर्ड पर बनाया गया है, कच्चा मैप है, समझने के लिए काफ़ी है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो श्रीलंका है यहाँ पर तमिलनाडु जो सबसे दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से यहाँ पर अलग होता है, ठीक है। नीचे जो है पाकी खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होती है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो श्रीलंका है इसकी राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा है। हम देख सकते हैं कि जयवर्धनेपुरा को आप देखेंगे, ये जो श्रीलंका है इसकी पश्चिमी हिस्से में नीचे से यहाँ पर जयवर्धनेपुरा है और इसके ऊपर में कोलंबो है क्षेत्र। कोलंबो जानते हैं, पुरानी राजधानी कोलंबो थी, अभी रिसेंटली कहाँ है, जयवर्धनेपुरा है, ठीक है। अब देखेंगे इस श्रीलंका को थोड़ा दिन पूर्व हम लोग लंका के नाम से जानते थे और उससे भी पूर्व सिलोन नाम से जानते थे, सिलोन द्वीप बोला जाता था। तो 1972 तक हम लोग सिलोन नाम से जानते थे और 72 से 78 तक लंका और 78 के बाद बोला गया श्रीलंका। तो ये श्रीलंका का क्षेत्र है। अब ये श्रीलंका का क्षेत्र जनरली दो भागों में बटा हुआ है। ये बीच से देखेंगे जो सीमांकन किया गया है, ऊपर का हिस्सा जो है इसको जाफना बोला जाता है और जो नीचे का क्षेत्र है उसको एलिफेंटा बोला जाता है। नीचे का क्षेत्र एलिफेंटा है आधा भाग और आधा ऊपरी भाग जो है ये जाफना है। और जाफना का क्षेत्र फेमस था किन चीज़ों को लेकर, यहाँ आप जानिए। जैसे भारत के सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य। तो तमिल वाले, बहुत सारे तमिल वाले लोग यहाँ आकर बस गए श्रीलंका में और श्रीलंका के जाफना क्षेत्र में, और धीरे धीरे करके ये यूनिटी बना रहे हैं और इस क्षेत्र में चाहते हैं कि तमिल वाले इसको स्वतंत्र करवा लें और जाफना को एक स्वतंत्र प्रांत बनाएं। तो जाफना को लेकर एक स्वतंत्र प्रांत बनाना चाहता था जो तमिलनाडु वाले थे और इस मांग के लिए इन्होंने एक विद्रोही संगठन भी तैयार किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम हम लोग जानते हैं लिट्टे है, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे। और इस लिट्टे का क्या मांग था कि हम जाफना एक स्वतंत्र देश बना लेंगे और हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस लिट्टे से जुड़ा हुआ इतिहास है कहां से। श्रीलंका के सबसे नीचे देखिए मध्य भाग में एक बंदरगाह दिखाई देगा जो है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह जो है बंदरगाह बना था और श्रीलंका क्या किया कि इसको भाड़े पर दे दिया अमेरिका को। अब अमेरिका यहाँ रेडार, ट्रांजिस्टर अन्य चीज़ों को लगाना शुरू कर दिया। अब इस बात से रसिया को काफ़ी टेंशन हो गया। आप जानते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चलता है, ठीक है। तो रसिया को टेंशन हुआ कि हमारा जितना आयात और निर्यात होता है सब श्रीलंका और भारत के नीचे के क्षेत्र से होता है, इसी समुद्री सीमा से होता है। और यहाँ अगर अमेरिका बैठ जाता है और मिसाइल लेकर चाहेगा तो हमारा सारा आयात निर्यात अस्त व्यस्त कर देगा, इसीलिए इसका यहाँ से जाना जरूरी है। अब रसिया संपर्क करता है भारत से। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को स्पष्ट शब्द में रसिया के द्वारा समझाया गया कि हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी खतरनाक है, यदि अमेरिका श्रीलंका के दक्षिणी बिंदु हम्बनटोटा बंदरगाह पर बैठ जाता है तो हमारा और आपका आयात निर्यात चौपट कर देगा, इसीलिए इसको भगाइए। तो जो जाफना को स्वतंत्र प्रांत बनाना चाहते थे, ठीक है, लिट्टे,
विद्रोही संगठन, इसको पीछे से सपोर्ट करने का काम इंदिरा गांधी की, रसिया के कहे जाने पर। इसको सारा हथियार मिल रहा था इसको भगाने के लिए, और काफ़ी आंदोलन तेज हो गया कि हम तुरंत स्वतंत्र प्रांत बना लेंगे सबसे पहले, नहीं तो इसको भगाओ। श्रीलंका वाले परेशान हो गए और हाथ जोड़कर विनती करते हैं अमेरिका वाले से कि आप चले जाइए, नहीं तो हमारा जीना हराम हो जाएगा और देश के कई खंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत चालाकी से इनडायरेक्टली, ठीक है, रसिया का अप्रोच था और हम्बनटोटा से अमेरिका को भगाने में कामयाबी मिली। तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ? मध्य भाग दक्षिणी हिस्से में। अब देखेंगे यहाँ पर एक फेमस नदी है, ठीक है, एक फेमस नदी है जो देखेंगे मध्य भाग में केंडी जिला है। केंडी जिले के पास से ये नदी निकलती है और जाके जाफना के क्षेत्र में ऊपरी हिस्से में तिरकोमाली के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका नाम है महाबेली गंगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो महाबेली गंगा केंडी जिले के पास से निकलकर चली जाती है और तिरकोमाली के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाफना के क्षेत्र से होते हुए। यदि पर्वत की चर्चा की जाए तो पर्वत में एक फेमस पर्वत है रूमासल्ला पर्वत। रूमासल्ला पर्वत दक्षिण पश्चिमी हिस्से में इस कोने में अवस्थित है, इस जगह पर रूमासल्ला पर्वत, ठीक है। तो जयवर्धनेपुरा रिसेंटली राजधानी, इसका पुराना नाम सिलोन था। उसके बाद हम्बनटोटा बंदरगाह दक्षिण में, जाफना और एलिफेंटा दो क्षेत्र है, और सबसे ऊपरी बिंदु जो जाफना का सबसे उत्तरी भाग है, ऊपरी बिंदु है, इसको बोलते हैं ये पॉइंट पेड्रो है, ठीक है, पॉइंट पेड्रो सबसे उत्तरी सीमा। अब देखिए हम जानते हैं कि श्री राम प्रभु राम सेतु बनाकर, नल नील दो वैज्ञानिक था जिसके द्वारा यहाँ पर राम सेतु बनाया गया था, और राम सेतु यहीं से क्रॉस करके सीता मैया तक पहुंचे थे और राम रावण के बीच लड़ाई हुई थी। चलिए यहाँ समझते हैं। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं तमिलनाडु में देखिए ये जो भाग दिख रहा है ये छोटा सा एक द्वीप है, ठीक है, जहां पर पैदल चल के श्री राम प्रभु गए थे। तो ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप पर एक भारत के फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका घर यहीं पर है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, उनका घर यहाँ पर है। यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे पंबन द्वीप के, ठीक है, अंतिम छोर के ऊपर यहाँ पर एक मंदिर बना है, रामेश्वरम मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम मंदिर है, यहीं पर स्थापित प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था। और यहाँ से लगभग 31 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जिसके ऊपर ब्रिज बनाया गया है, जिसको बोलते हैं राम सेतु। नल नील के द्वारा तैयार किया गया था, उसको मैप पर देखेंगे एडम्स ब्रिज लिखता है। एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो बोलेंगे पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। राम सेतु से ऊपरी बिंदु पर यहाँ पर देखेंगे पाक की खाड़ी है। खाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाँ 3 ओर से स्थल हो, एक ओर से समुद्र, उसको खाड़ी बोलते हैं। इधर स्थल, इधर स्थल, इधर स्थल, एक ओर से समुद्री भाग। तो इधर है पाक की खाड़ी, नीचे है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो एक मोटा मोटी श्रीलंका के बारे में चलिए कॉन्सेप्ट आ गया। अब दक्षिण कंट्री में जो अगला है पाकिस्तान, पाकिस्तान का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं जानते हैं, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। पाकिस्तान शब्द जो जानते हैं एक अंतरस्नातक व्यक्ति था, लड़का था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो लड़का था 1933 ईस्वी में उसके द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया था। और पाकिस्तान की मांग लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और धर्म के आधार पर पाकिस्तान, तो जो अखंड भारत हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान होता था, उसके 2 खंड हो गए माउंटबेटन योजना के तहत। अब पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए जिस प्रकार से हम भारत के बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत में 28 राज्य, ठीक है, इसी प्रकार से पाकिस्तान का देखेंगे तो यहाँ भी 8 राज्य है। सबसे पहला देख लीजिए, ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये ऊपरी हिस्सा जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं बालूचिस्तान का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र आपका बन रहा है ये है आपका बालूचिस्तान का क्षेत्र। तो पहला जो राज्य है वो बालूचिस्तान है। दूसरा हिस्सा है सिंध प्रांत, ये जो नीचे का
क्षेत्र देख रहे हैं, ये है आपका सिंध प्रांत। तो ये सिंध प्रांत है और खास करके कृषि कार्य बहुत बृहद पैमाने पर यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र देखेंगे, ये जो एक विशाल क्षेत्र, ठीक है, ये जो विशाल क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका पंजाब पड़ जाता है, सबसे डेवलप है, पाकिस्तान का सबसे डेवलप क्षेत्र ये पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है। ऊपर में देखेंगे चौथा क्षेत्र, तो ये बीच वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये भी एक राज्य है। इसके ऊपर में, इसके खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी हिस्से में देखें और बालूचिस्तान के पूर्वी भाग में, तो ऊपर में एक छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये पांचवा राज्य हो जाता है, संघ शासित जनजाति प्रदेश का क्षेत्र है, जनजातियों का क्षेत्र है। और इसके अलावा पश्चिमा के बाद देखिए छठा क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके पूर्वी हिस्से में और सुलेमान पर्वत के ऊपरी हिस्से में ये जो एक पतला सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये छठा राज्य है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बोलते हैं। और सातवें राज्य में देखेंगे पंजाब के पूर्वी हिस्सा में जो सातवां क्षेत्र है ये आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा ये सातवां भाग है। और आठवां जो है ये गिलगिट का क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर 8 राज्य पाकिस्तान में है, भौगोलिक सीमा आपने देखा, ठीक है। बालूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, संघ शासित जनजातीय प्रदेश पश्चिमा, छठा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सातवां आज़ाद कश्मीर, आठवां गिलगिट। तो ये 8 राज्य हैं। अब इसमें देखेंगे बारी बारी से, इसके बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो देखिए बालूचिस्तान का जो क्षेत्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बालूचिस्तान का क्षेत्र ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेना चाहता है, बिल्कुल स्वतंत्र देश बनाना चाहता है। चूंकि बार बार जो पंजाब में जितने लोग रहने वाले हैं, जितने मिनिस्टर हैं, वो लोग यहाँ के मुसलमानों का शोषण करते हैं, जबरदस्त तरीके से शोषण किया जाता है। तो ये बालूचिस्तान के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहते हैं और अलग प्रांत बनाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। बालूचिस्तान से नीचे आएंगे, देखेंगे सिंध का क्षेत्र कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर कृषि यहीं पर होता है। और यहाँ देखेंगे यही सिंध प्रांत है जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में रखालदास बनर्जी के द्वारा खुदाई कराई गई थी, ठीक है, सिंध के लड़काना जिला में, यही सिंध का क्षेत्र है। और ये सिंध का क्षेत्र एक विवाद का कारण भी बना हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं कि जब रेड क्लिफ महोदय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो एक लाइन खींचे हैं, 24 डिग्री अक्षांशीय रेखा के आधार पर एक सीमांकन किया गया है, तो इसमें गुजरात का जो क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र जो विवादित क्षेत्र आता है, सरक्रिक का क्षेत्र। हम जानते हैं जो सरक्रिक का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र, ये क्यों विवादित है इस बात को समझिए। जब बंटवारा हो रहा था, बंटवारा से पूर्व स्पष्ट शब्द में महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि पूरे सिंध प्रांत क्षेत्र वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा, जहां मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। पूरा सिंध प्रांत क्षेत्र बोला गया था। और सिंध प्रांत का कुछ हिस्सा गुजरात से सटा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो भाग कुछ छायांकित क्षेत्र है जो उसको चाहिए, जिस बात के लिए आज भी झंझट चल रहा है। उसके बाद देखेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय नियम भी कहता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम ये कहता है कि दो देशों के बीच में अगर समुद्री सीमा आ जाए, तो दो छोटे छोटे देश हैं उसके बीच में अगर समुद्री सीमा आ जाती है तो उसमें से आधा आधा कर दिया जाता है समुद्री सीमा। इसके हिसाब से भी जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है, गुजरात का कुछ भाग है जहां तक समुद्री सीमाएं आती हैं, उसमें से आधा क्षेत्र उसको मिलना चाहिए, उसका मांग ये है। और भारत स्पष्ट शब्द में बताता है कि मैं रेड क्लिफ महोदय को मानता हूं, वो बंटवारा करके जो हिस्सा दिए हैं, ठीक है, वो पूरा सिंध प्रांत का जो भाग इसमें पड़ा है, जो गुजरात में आया है, वो मेरा है, ठीक है। तो चलिए ये सिंध प्रांत क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखेंगे पंजाब का क्षेत्र, सबसे डेवलप अगर कोई क्षेत्र है तो ये पंजाब का क्षेत्र है। और पंजाब में देखेंगे पंजाब में राज्य में पूर्वी हिस्से में इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पूर्वी हिस्से में है। यहीं पर एक छोटा सा क्षेत्र है रावलपिंडी,
और रावलपिंडी के एक बॉलर हुए शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को जानते हैं कि बहुत तेज गेंदबाजी के लिए हम लोग जानते हैं, और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस भी बोला जाता था। यहीं पर एक जगह है लाहौर, पूर्वी हिस्से में ही, पंजाब में ही पड़ता है लाहौर। और हम लोग पढ़ते हैं भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, लाहौर ही वैसा जगह है जहां लाला लाजपत राय सैमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इनके ऊपर मिस्टर स्कॉट और सॉन्डर्स के द्वारा लाठी बरसाई गई थी। और भगत सिंह गुस्से में आ गए, उनको गुस्सा आया और पूछने के लिए गए, क्यों भगत सिंह पूछने के लिए गए कि क्यों लाला जी के ऊपर सर पर लाठी बरसाया गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो स्पष्ट शब्द में बताया गया कि देखिए, इंडियन पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है कि भीड़ उग्र हो जाए तो हम लाठीचार्ज कर सकते हैं। यदि इससे लाला जी की मृत्यु हो गई तो मैं शोक प्रकट कर सकता हूं और तो कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद भगत सिंह आ गए गुस्से में, प्लान कर लेते हैं। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव मिलकर जाते हैं मिस्टर स्कॉट की हत्या करने, जिनके द्वारा सर पर लाठी मारा गया था। स्कॉट बेचारा बच जाता है, सॉन्डर्स को मार देते हैं। सॉन्डर्स हत्याकांड में बाद में इनको फांसी की सजा होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1931 में इनको फांसी की सजा सॉन्डर्स हत्याकांड में मिला है। ये वही लाहौर था, लाहौर षड्यंत्र। उसके बाद देखेंगे यहीं पर पंजाब के पूर्वी भाग में ही एक शिक्षा का बहुत विशाल केंद्र था प्राचीन भारत में, तक्षशिला। भारत देश में हम देखते हैं नालंदा जो बिहार में है, और तक्षशिला यहाँ पर था पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये काफी डेवलप जगह है, पंजाब सबसे ज्यादा डेवलप है। अब यदि चलिए पर्वतीय दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो 4 महत्वपूर्ण पर्वत जो कि नाम आता है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पश्चिमी हिस्से में ये जो आपको दिख रहा है एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है मकरांत पर्वत। मकरांत पर्वत का मैक्सिमम हिस्सा बालूचिस्तान में पड़ जाता है और कुछ भाग सिंध में। यहाँ पर मकरांत पर्वत है। दूसरा पर्वत जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है किरथर पर्वत, किरथर पहाड़ी, जो सिंध, बालूचिस्तान और कुछ भाग पंजाब में पड़ जाता है। तीसरा पर्वतीय भाग जो देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मध्य में बीचों बीच पड़ जाती है। ये बड़ा और विशाल क्षेत्र जो गिलगिट तक गया है, ये जो क्षेत्र है इसको हम सुलेमान पर्वत बोलते हैं। ये बड़ा सा जो पर्वत है ये सुलेमान पर्वत है। और सुलेमान पर्वत कुछ ऐसी नदी है जो सुलेमान पर्वत से निकलती है और आकर सिंधु नदी से मिल जाती है, जैसे काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल, बियोबा, सांगर, ये सारी नदियां कहां से निकलती है? सुलेमान पर्वत से, और आकर मिल जाती है सिंधु नदी में। और सिंधु नदी का आप जानते हैं जलस्तर बीचों बीच से गया है पाकिस्तान में। ठीक है, सुलेमान पर्वत के नीचे देखेंगे एक छोटा सा पर्वतीय भाग है, यह है साल्ट रेंज, नमक की पहाड़ी। तो मुख्य रूप से 4 पर्वत हो गए, मकरांत, दूसरा किरथर, तीसरा सुलेमान, चौथा साल्ट रेंज। 4 पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और ये 8 राज्य हो गए। जो विकसित क्षेत्र है वो ये है। इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के बारे में बता ही दिया गया। जो पाकिस्तान मांग किया गया था धर्म के आधार पर 2 भाग कर दिए गए थे। और जैसा कि बताया गया था उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी संस्था थी भारत देश में, और बोला गया था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा, जहां मुसलमानों की आबादी अधिक है, धर्म के आधार पर वही क्षेत्र दिया जाएगा। तो जो अभी रिसेंटली देख रहे हैं बांग्लादेश, वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में मिला था पाकिस्तान को, और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान है। तो इसमें 8 राज्य हैं, फेमस जगह भी बताया गया। ठीक है, और उसके बाद पर्वत भी बताया गया, मुख्य नदी के बारे में चर्चा किया गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले कंट्री को हम लेकर आएंगे, और धीरे धीरे पहले दक्षेश को कंप्लीट करेंगे, फिर आसियान देखेंगे, धीरे धीरे पूरे एशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।